नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल वैकेंसी लवर में। तो दोस्तों, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का साइंस का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। प्रीवियस में मैंने 5 सेट करा रखे हैं, उनको आप देख लेना। और दोस्तों, उम्मीद है कि आप डेली का डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी इम्प्रूव हो रही होगी। क्योंकि दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी परीक्षा कराने वाली है NSEIT कंपनी। NSEIT कंपनी दोस्तों, इस कंपनी से आप पहले से ही बहुत वाकिफ़ होंगे, क्योंकि दोस्तों इसने UPSI का और UPASI का भी रिसेंटली पेपर कराया है। और दोस्तों, हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं इस कंपनी में, लेकिन दोस्तों कुछ खूबियां भी हैं। तो दोस्तों, उन कमियों को हम लोग दूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन खूबियों के बारे में ज़रूर जान सकते हैं। यानी कि इसमें कमियां क्या है, सबसे पहले कमियां देख लेते हैं। तो दोस्तों, कमियां ये हैं कि इसमें धांधली का बहुत इस पर बड़ा आरोप लग चुका है। यानी कि UPSI में इसने जम के धांधली कराई है। दोस्तों, ये बात सत्य भी है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें प्लस पॉइंट क्या है हम लोगों के लिए, मतलब रेडियो ऑपरेटर के लिए, अभ्यर्थियों के लिए क्या इसमें प्लस पॉइंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, प्लस पॉइंट ये है कि ये कंपनी जब भी परीक्षा कराती है दोस्तों, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलती है। यानी कि जो भर्ती बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग ही ये पेपर को डिजाइन करती है। यानी कि इसका जो प्रश्न है, तो दोस्तों आपके प्रश्न टोटल 200 प्रश्न रहेंगे आपकी परीक्षा में। दोस्तों, 200 में से खूब होगा तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर जाएंगे, अन्यथा वो भी नहीं जाते हैं। क्योंकि आपने UPSI में अच्छे से देखा होगा इस चीज़ को। यानी कि अगर मैं मानता हूँ कि आपके साइंस के 25 क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों 25 में से अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने तैयारी की है ना, तो दोस्तों 23 से 24 आप ईजिली करके आएंगे। यानी कि अगर आपने डेली पढ़ा है और दोस्तों डेली प्रैक्टिस किया है और उनका कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज किया है, तो दोस्तों 23 से 24 क्वेश्चन आप इजीली करके आ जाओगे, उसमें कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, इसी पर हम इसी वजह से आपको डेली का डेली प्रैक्टिस सेट इसी वजह से करा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट जो है डेली के डेली रिवाइज होते रहे हैं। यानी कि आप पढ़ तो डेली रहे होंगे, लेकिन उनका रिवीजन जरूरी होता है। और दोस्तों, रिवीजन ही सिलेक्शन दिलाता है, ये चीज़ आपको पता होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और दोस्तों, आपको जो सिलेबस पढ़ना है साइंस का, तो दोस्तों ये आपके टोटल 14 चैप्टर पढ़ने हैं आपको साइंस में। और दोस्तों, अगर आपकी कोशिश ये रहे कि आप पहला चैप्टर इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, यानी भौतिक जगत तथा मापन। दोस्तों, आप कोशिश ये करिए कि आप अपना जो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है ना, यानी कि स्थिर विद्युतिकी से लेकर के अपना जो कम्युनिकेशन सिस्टम और ऑप्टिक्स पर भी थोड़ा ध्यान रखिए। क्योंकि दोस्तों, ये क्या रहेगा कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला जितना पार्ट है और मैग्नेटिज्म वाला, तो दोस्तों आपका जब आप ट्रेनिंग करने जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इसी से रिलेटेड वर्क ही करना है। क्योंकि दोस्तों आपका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, यानी रेडियो ऑपरेटर का मतलब ही है कि कम्युनिकेशन कराएगा एक दूसरे को। तो दोस्तों, इससे मतलब आपकी जॉब में भी ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। दोस्तों, आप अभी से अपने कॉन्सेप्ट अगर आप बिल्डअप करके जाएंगे, तो दोस्तों ट्रेनिंग में आपको ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो दोस्तों, अब चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें गामा किरणों की, जिसकी खोज की थी हेनरी बैकरेल ने, और दोस्तों इनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो दोस्तों, इनको अब हम चारों ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। यानी कि रेडियो तरंग की कितनी होती है, एक्स किरणों की कितनी होती है, और इंफ्रारेड तरंग की कितनी होती है। तो दोस्तों, अब आपको मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। एंड इनकी तरंग दैर्घ्य होती है जो कि सबसे कम होती है, यानी कि 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻10 मीटर होती है इनकी तरंग दैर्घ्य। और दोस्तों, अगर हम एक्स किरणों की बात करें तो इनकी खोज की थी रांजन ने, और इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 10⁻10 से लेकर के 10⁻8 मीटर के बीच में होती है। और दोस्तों, जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य की अगर हम बात करें तो अवरक्त किरणों की होती है, जिनको आप इंफ्रारेड भी बोलते हैं। यानी कि तरंग दैर्घ्य इनकी सबसे अधिक होती है। दोस्तों, इनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 7.8 से लेकर के 7.8 इंटू 10⁻⁻7 से लेकर के 10⁻³ मीटर के बीच में होती है। और इनकी खोज की थी हर्सेल ने, ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दोस्तों आप इसको नोट कर लेना और अच्छे से इनको रट डालना, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तरंग परास के बारे में। तो दोस्तों, आपकी जो FM रेडियो तरंग परास होती है वो आपकी होती है 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज तक। तो दोस्तों, मुझे तो एक चैनल भी ध्यान है कि 98.3, जो कि आपका मेगाहर्ट्ज होता है, ये 98.3 मेगाहर्ट्ज, और ये होता है आपका रेडियो मिर्ची। तो दोस्तों, आपको कौन कौन से चैनल याद हैं FM के, वो आप कमेंट करके बता देना।
क्योंकि दोस्तों ये आपका व्यवहारिक क्वेश्चन है, यानी कि आपके जो एफएम के जो चैनल होते हैं वो दोस्तों इन्हीं के 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में ही कहीं ना कहीं लाई करते हैं। ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संचार उपग्रह में टेलीफोन चैनलों को खाली स्थान में एकत्र किया जाता है। यानी कि इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका संचार उपग्रह होगा यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा, उसमें जो टेलीफोन चैनल होते हैं उनको जो कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है आपकी में एकत्र किया जाता है, यानी कि किसमें उसको मल्टीप्लेक्स किया जाएगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि आपकी एक मल्टीप्लेक्सन वाला सिस्टम होता है, एक होता है एफडीएम, एक होता है टीडीएम। यानी कि एफडीएम होता है आपका फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड आपका टीडीएम होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो दोस्तों आपका जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है इसको टेलीफोन चैनलों में यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके कैरियर सिग्नल बहुत सारे होंगे, लेकिन दोस्तों उनको एक ही मतलब बहुत सारे कैरियर सिग्नल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी दे करके बांट दिया जाता है, यानी कि उनको फ्रीक्वेंसी में बांटा जाता है। तो इसमें आपका एफडीएम होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। राइट आंसर आपका बी हो जाता है। तो दोस्तों ये आपका कम्युनिकेशन सिस्टम से क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शक्तिशाली चुंबक की क्षेत्र में रखे जाने वाले जो पदार्थ चुंबक बन जाते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा लौह चुंबकीय पदार्थ है? तो दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में कि वो आपका धातु होना चाहिए कम से कम, क्योंकि दोस्तों अगर धातु नहीं होगा तो फिर वो चुंबक बन ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें जो आपका कोबाल्ट, निकेल और इस्पात ये तीनों की तीनों आपकी धातुएं हैं, लेकिन आपका जो बिस्मिथ है ना दोस्तों, आपका बिस्मिथ अधातु है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो आपकी दूरी नापता है वो नापता है ओडोमीटर। और दोस्तों बाकी के आंसर की भी मतलब बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। एक्सीलरोमीटर से त्वरण नापा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी एक्सीलरेशन नापेंगे त्वरण एक्सीलरोमीटर से। और दोस्तों स्पीडोमीटर से आपकी स्पीड नापी जाती है, स्पीड। यानी कि आपका जो कोई भी ऑटोमोबाइल होगा, यानी कि कोई भी आपकी मान लीजिए ये कार है, ये आपकी कोई गाड़ी है, तो दोस्तों इसमें आपका स्पीडोमीटर भी लगा होगा, ऑडोमीटर भी लगा होता है, इसमें टैकोमीटर भी लगा होता है, और दोस्तों इसमें एक्सीलरोमीटर भी लगा होता है। तो दोस्तों इसमें आपके चारों के चारों मीटर लगे होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि ऑडोमीटर क्या नापेगा, तो दोस्तों ऑडोमीटर नापेगा कि आप कितनी दूरी चल चुके हैं, यानी कि ये दूरी को नापेगा। और दोस्तों एक्सीलरोमीटर क्या नापेगा कि आप कितना एक्सीलरेशन कर रहे हैं। और स्पीडोमीटर क्या नापेगा कि आप किस चाल से चल रहे हैं। और टैकोमीटर क्या नापेगा कि दोस्तों उनके जो मतलब गाड़ी के जो फ्लाई व्हील है या फिर उनके जो टायर हैं वो किस गति से घूम रहे हैं, यानी कि ये घोड़ी गति के लिए यूज होता है आपका टैकोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है, ये चारों के चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। टैकोमीटर का मापन करता है। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि आपका जो गतिपालक चक्र होता है यानी कि फ्लाई व्हील होता है, उसकी घूर्णात्मक चाल को नापने के लिए टैकोमीटर का यूज किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा प्रवाह के कारण किसी चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, यह प्रभाव क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो दोस्तों ये प्रभाव आपका कहलाएगा विद्युत चुंबकत्व कहलाता है ये। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, यानी कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी उनके लंबवत तल में से होकर गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या जो होती है वो चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है विद्युत चुंबकत्व में, यानी कि आपका एक बेवर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻8 मैक्सवेल। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा जाता है। यानी कि एक बेवर इज इक्वल टू 10⁻⁸ मैक्सवेल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक यूनिट है। अब बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की, लाइट पेन क्या है? तो दोस्तों लाइट पेन जो आपका होता है वो आपकी एक तरह की इनपुट डिवाइस ही होती है। और इसका यूज देख लेते हैं कहाँ पर इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों लाइट पेन जो आपका होता है कंप्यूटर, अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो दोस्तों ये इनपुट डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है। और इस डिवाइस का उपयोग हम काफ़ी सटीकता से जो टच स्क्रीन होती है ना, मान लीजिए कोई भी टच स्क्रीन है उस पर निशान अंकित कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं स्क्रीन पर कुछ ना कुछ टच कर रहा हूँ ना, तो दोस्तों अभी तो मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम लाइट पेन का यूज़ करें तो ज़्यादा सटीकता से इसको कर सकते हैं। अब बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन की। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और
खाली स्थान के बीच संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों आपका गति का दूसरा समीकरण होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दोस्तों इसको आप देखकर इजीली बता सकते हैं कि ये किस मतलब किसको और किसको बता रहा है, यानी कि आपकी स्थिति तो हो गई आपकी ये वाली, और दोस्तों आपका जो होगा मतलब और समय के बीच में बता रहा है, यानी कि आपका स्थिति हो गई और समय के बीच में संबंध बताता है गति का दूसरा समीकरण। और दोस्तों गति का पहला समीकरण कौन सा होता है, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो दोस्तों गति का पहला समीकरण आपका बताता है वेग और समय के बीच संबंध को बताता है। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यानी कि गति का पहला समीकरण बताएगा वेग और समय के बारे में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको वेग दिख रहा होगा और समय दिख रहा है। और दोस्तों गति का दूसरे समीकरण में आपको एक तो स्थिति दिख रही है, यानी कि वस्तु कहाँ पर है, एंड आपको टाइम दिख रहा है, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी कि गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। अब 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय धारा का उपयोग इसके लिए नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप परीक्षा में जब भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पर आपकी नॉलेज तो ज़रूरी है, यानी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए तभी क्वेश्चन होगा, नॉलेज। और दोस्तों प्लस कॉमन सेंस ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि आपके पास नॉलेज तो है लेकिन दोस्तों कॉमन सेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये जो 50 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपका ज़्यादातर कॉमन सेंस पर डिपेंड है, यानी कि नॉलेज हो या ना हो लेकिन कॉमन सेंस होना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत धारा का उपयोग इसके लिए नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों आपको पता होगा कि गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक प्रेस या विद्युत हीटर का यूज करते हैं, तो दोस्तों ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। और प्रकाशन के लिए यानी कि आप लाइट बल्ब या फिर एलईडी का यूज करते हैं, तो दोस्तों ये भी नहीं हो सकता। और यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, तो दोस्तों आपका जो विद्युत मोटर होता है वो आपका यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना दोस्तों, मैं ये एक समय के लिए मान लेता हूँ कि आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में नहीं पता है, तो दोस्तों फिर भी आप कॉमन सेंस का यूज करके इस क्वेश्चन को राइट आंसर बता सकते थे कि आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। अब दोस्तों अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग पता होनी चाहिए। अगर नहीं है पता है तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों जब आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है तो दोस्तों इसमें प्रत्यावर्ती धारा का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों एसी जो होता है एक निश्चित समयांतराल में अपनी डायरेक्शन परिवर्तित करता रहता है। अतः धारा की जो दिशा होगी ना वो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट में धातुओं के आयन इलेक्ट्रोड पर अलग अलग इकट्ठे हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट की जो पोलरिटी होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है कि दोस्तों इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, यानी कि इसमें ध्रुवण नहीं हो पाएगा अगर हम एसी का यूज करेंगे, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी का यूज करते हैं, इस वजह से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेंज का नियम इनमें से किसका परिणाम है? तो दोस्तों आपको बताना है कि लेंज का नियम होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता दूं कि लेंज का नियम आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहलाता है। और दोस्तों ये होता क्या है वो मैं बता देता हूँ कि जो आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है उसकी दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कार्य का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी कि लेंज का नियम ये कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होगा वो दोस्तों उसी का अपोज करता है जिससे वो खुद उत्पन्न हुआ है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर डी हो जाता है। अब 52 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकाश खाली स्थान द्वारा प्रकाशिक तंतु के साथ चलता है। तो दोस्तों यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आपको बताना है। तो प्रकाश जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के साथ चलता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि बल कोई आपका यहाँ पर यूज किया जा रहा है इस तरह से लंबवत, और दोस्तों जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, यानी कि अगर मान लीजिए आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और दोस्तों विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है इस साइड, तो दोस्तों अब इसमें बताना कि आपका कार्य क्या हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा है जो कि दोस्तों बिल्कुल मस्ट है, यानी कि आपको याद होना ही होना चाहिए। तो दोस्तों कार्य इज इक्वल टू होता है W=F/d cos थीटा। तो दोस्तों आप यहाँ पर मान लीजिए 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट में आपका 3 मतलब आपने 2 न्यूटन का बल लगाया, मैं ये मान लेता हूँ, और दोस्तों डिस्प्लेसमेंट आपका 3 मीटर हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये cos थीटा है ना दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यानी कि यही डिसाइड करेगा कि आपका कार्य प्लस होना चाहिए, माइनस होना चाहिए या फिर शून्य होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री है, और दोस्तों cos 90 की वैल्यू होती है 0,
ठीक है दोस्तों, यानी इसका मतलब ये है कि आप कितना भी फोर्स यहाँ से लगाते रहिए, आप कितना भी डिस्प्लेसमेंट करते रहिए, लेकिन दोस्तों जो आपका अंततः कार्य जो होगा ना वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लंबवत आप बल लगा रहे हैं, तो इस वजह से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोस 90 की वैल्यू जीरो, तो दोस्तों कार्य आपका शून्य हो जाता है यहाँ से। अब 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किसी स्थिर विद्युत के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गति करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि कोई मान लीजिए ये वस्तु है, तो दोस्तों ये स्थिर है, या मान लीजिए अभी स्थिर है, तो दोस्तों इसमें स्थिरता का गुण है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी ये मूवमेंट कर रही होती, तो दोस्तों अभी इसमें मूवमेंट कर रही, तो दोस्तों ये यही चाहिए, मतलब इसकी ये प्राथमिकता होगी कि मैं रुकूं नहीं, यानी कि मूवमेंट हमारी होती रहे। तो दोस्तों ये गुण क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये गुण आपका जड़त्व कहलाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो दोस्तों जड़त्व का नियम होता है न्यूटन की गति का पहला नियम। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण है। तो दोस्तों मैंने एक फार्मूला आपको बता रखा था, जो कि आपको ध्यान रखना है, यानी कि जी डैश इक्वल टू आपका जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई। दोस्तों आर ई यहाँ पर क्या है? दोस्तों पृथ्वी की त्रिज्या है आर ई, और इनका पूरा होता है होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसमें ये बताया गया कि जो पृथ्वी की त्रिज्या है ना, उसी के बराबर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम एच को यहाँ पर रिप्लेस कर दें, मतलब एच की जगह पर अगर हम आर ई रख दें, तो क्या होगा यहाँ पर, यानी कि आर ई से आर ई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो दोस्तों 1 + 1 = 2 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा और स्टेप बढ़ा देता हूँ, जी अपान 2 का स्क्वायर। तो दोस्तों जो आप अपना आएगा जी डैश ना, जी डैश = जी अपान 4 हो जाएगा, यानी कि पहले जो जी था उसका 1/4 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये गुरुत्वाकर्षण वाला फार्मूला आपको मतलब 3 से 4 तो फार्मूला ही हैं, उनको आप ध्यान रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किन्हीं दो आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र बल किस तरह का रहेगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो आपका बल जो होता है वो दोस्तों आपको पता होगा कि F = K Q1 Q2 अपान R² होता है। तो दोस्तों इसमें आप ऑप्शन मैच करा लीजिए, दूरी के साथ बढ़ता है, यानी कि ये अब इसका व्युत्क्रमानुपाती है। तो दोस्तों दूरी के साथ बढ़ेगा नहीं, यानी कि आपका ए ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि दूरी के घन के साथ घटता है, दोस्तों ये भी नहीं हो सकता। दूरी के साथ घटता है, यानी कि दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर डी होगा, यानी कि दूरी के वर्ग के साथ बढ़ता है, यानी कि दूरी बढ़ेगी तो बल भी आपका बढ़ेगा, लेकिन वर्ग के साथ बढ़ता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों आपको पता होगी कि जो आपकी शक्ति की एसआई इकाई होती है वो वाट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 किलोग्राम की 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है कि जी का मान भी दिया गया है। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, और दोस्तों इसकी हाइट कितनी हाइट पर है? 5 मीटर पर है, और इसकी जो द्रव्यमान है 14 किलोग्राम है। तो दोस्तों ये वस्तु यहाँ से उठाकर यहाँ पर चली गई। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि गुरुत्वाकर्षण नीचे की गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा होगा नीचे की तरफ, यानी कि जो इसमें जो ऊर्जा होगी ना वो दोस्तों होगी mgh के बराबर, m × g × h। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे कि m की वैल्यू हमको 14 दी गई है, और दोस्तों g तो इसमें दिया ही गया 9.8 इंटू जो हाइट है वो 5 है। तो दोस्तों 14 × 5 = 70, यानी कि 70 × 9.8। तो दोस्तों अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो 0 से दशमलव काट दीजिए, एंड 8 × 7 = 56, यानी कि 6, और 5 हासिल, और 9 × 7 = 63, और 5 आपके हो जाएंगे 68, यानी कि 686 जूल आपका राइट आंसर आ जाएगा। और दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसमें आप देख लीजिए कि 686 जूल, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रतिरोध की, तो इसमें एक सिंपल सा आपको फंडा ध्यान रखना है कि जो आपका R = B/I होता है, यानी कि जो आपका ओम का नियम भी यही कहता है। दोस्तों इसमें जो दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है,
तो दोस्तों जो बल्ब अधिक चमकेगा ना, इसका मतलब है ये है कि उसका प्रतिरोध कम है, यानी कि जो चमक जो जो होगी ना वो दोस्तों प्रतिरोध की आपकी व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चमक जो होगी आप वो आपकी प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसमें अगर अधिक चमकेगा इसका मतलब ये है कि उसका प्रतिरोध बहुत कम है, यानी कि चमकीले बल्ब का। तो दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो अगर प्रतिरोध उच्च है तो दोस्तों उसका राइट आंसर आपका नहीं, सॉरी, इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर ए होगा, यानी कि यानी कि मैंने आपको बताया कि जो प्रतिरोध होता है 1/, चमक होता है, यानी कि अगर चमक ज़्यादा होगी तो प्रतिरोध कम होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला कि दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, यानी कि जो अधिक चमकेगा ना उसका प्रतिरोध कम होगा, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रतिरोध का बल्ब का प्रतिरोध उच्च है, यानी कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा ना वो डिम होगा, यानी कि वो कम चमकेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का सूत्र I अपन दिया गया है कि दोस्तों आपको पता होगा Q IT, एक मतलब सिर्फ एक ही तो फार्मूला है, वो आपको याद कर लेना है, Q I × T। तो दोस्तों इसमें आपको I पूछा है तो I Q/T हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 20 क्वेश्चन, कितने आपके सही हुए कमेंट करके बता देना। और दोस्तों और भी कोई किसी चैप्टर से संबंधित आपको समस्या है तो कमेंट करके बता देना, और उनकी मैं सेपरेट वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि दोस्तों अब ज़्यादा समय नहीं बचा है परीक्षा में। और दोस्तों उम्मीद है कि आप बिल्कुल आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, और आपको कहीं भी किसी भी तरह का आपको कोई कन्फ्यूजन या डाउट है तो कमेंट करिए, उसका मैं रिप्लाई करूँगा। और दोस्तों इसका PDF का जो PDF है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाना और इसको देख लेना। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।